Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are fine. Welcome to another videos. Today's my topic about acceleration in vertebrates and acceleration in humans. जो आज का हमारा लेक्चर है वो हमने हायर एनिमल्स के अंदर एक्सिलेटरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, जबकि जो हमने प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस किए जितने भी एक्सिलेशन के हवाले से थे वो हमने लोअर एनिमल्स के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है कि उनका जो एक्सिलेटरी स्ट्रक्चर वो डिफरेंट है, जो हायर एनिमल्स का जो एक्सिलेटरी स्ट्रक्चर वो डिफरेंट है। अगर हम बात करें एक्सेलेरेशन इन हाइड्रा की तो उसका जो एक्सिलेटरी स्ट्रक्चर है वो तो है ही नहीं। ठीक है, और उस प्लेनेरिया का अगर हमने डिस्कस किया था उसका एक्सिलेटरी स्ट्रक्चर उससे एडवांस है हाइड्रा से। उसके बाद अर्थवर्म को डिस्कस किया, उसका जो एक्सिलेटरी स्ट्रक्चर है उससे एडवांस हो गया। फिर उसके बाद हमने उसको डिस्कस किया कॉकरोच को, उसका उससे एडवांस हो गया। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं ना हायर एनिमल्स की, तो एक्सिलेटरी जो स्ट्रक्चर है ना वो भी बेहतर होता जा रहा है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इनवर्टेब्रेट कॉर्डेट्स। अब कॉर्डेट को सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉर्डेट क्या है। कॉर्डेट ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद हो उनको कहते हैं कॉर्डेट। अब नोटोकॉर्ड को आपने अगर डिटेल से पढ़ना है ना तो फर्स्ट ईयर में जो किंगडम एनिमेलिया वाला चैप्टर है ना उसमें टॉपिक है कॉर्डेट। उसके अंदर इसकी नोटोकॉर्ड की जो डेफिनेशन वहाँ लिखी हुई है आप उसको वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट कहते ज्यादातर सारे कॉर्डेट जो है ना वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते। ज्यादातर जो कॉर्डेट है ना उनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है ना हमेशा नोटोकॉर्ड की शक्ल में उनके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, और वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो चेंज होता है वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, और कहते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट वर्टिब्रेट से लो एनिमल है। ठीक है, ये लोअर एनिमल होते हैं वर्टिब्रेट से, और इनका जो एक्सिलेटरी स्ट्रक्चर है ना वो सेगमेंटली अरेंज होता है। क्या जैसे अर्थवर्म का था वैसे ही कि उनका जो सेगमेंटरी रेंज है और हर एक का जो सेगमेंट का एक्सिलेटरी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इसी तरह जो वर्टिब्रेट्स हैं वर्टिब्रेट्स है उनका भी जो एक्सिलेटरी स्ट्रक्चर है वो सेगमेंटल रेंज है और हर सेगमेंट का एक्सिलेटरी स्ट्रक्चर का डिफरेंट है। ठीक है, इसी मैं आपको एग्जांपल इसकी बताता हूँ, होप सो कि आपको इस एग्जांपल से इस टॉपिक की समझ आ जाए कि अगर हम 10 चेयर्स किसी 10 लोगों को दें ना, एक तरफ 10 लोग हैं उनको 10 चेयर्स बनाने का काम दिया गया है, एक वो ग्रुप की शक्ल में है जो 10 लोग हैं। और अगर दूसरी तरफ बात करें ना 10 लोग वो भी 10 लोग हैं और उनको भी 10 चेयर्स बनाने का काम दिया गया, लेकिन वो जो है अलग-अलग उनको काम दिया गया, अपनी अपनी दुकान पर वो 10 चेयर्स बना रहे हैं। जो ग्रुप वाले हैं ना वो ज्यादा उनके अंदर एफिशिएंसी होगी और वो ज्यादा बेहतर काम करेंगे जो एज कम्पेयर टू दी जो अलग-अलग अपनी दुकान पर काम कर रहे हैं। वो भी काम करेंगे, उतना ही करेंगे मे बी, लेकिन उनके अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं होगी। इसी तरह जो सेगमेंटली रेंज जो है ना एनिमल्स उनके अंदर भी इतनी एफिशिएंसी नहीं होगी। अगर ग्रुप की शक्ल में हो ना, ठीक है, तो उनके अंदर एफिशिएंसी होगी। ठीक है, इसी तरह जो फिश की पहली क्लास है वो हैग फिश, वो भी सेगमेंटली अरेंज्ड है। ठीक है, और कहता है कि दे हैव प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, कहते जो पुराने वर्टिब्रेट है ना वो फिश, उसमें जो पहली क्लास है वो हैग फिश की क्लास है। दे हैव किडनी, वो किडनी रखते हैं, एंड विद सेगमेंटली रेंज ट्रिब्यूट्स, उनके पास जो मैंने आपको बताया कि वो उनका जो एक्सिलेटरी स्ट्रक्चर वो कैसे होता है, सेगमेंटली रेंज होता है। अब क्या जो एवोल्यूशन आ गई ना, एवोल्यूशन ने कदम जमाने शुरू कर दिए तो इसके बरक्स काम होना शुरू हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग डेवलपमेंट होना शुरू किया, इसके बरक्स काम होना शुरू हो गया। अपीयरेंस ऑफ किडनी बने और उसके अंदर ही जो सारा एक्सिलेटरी स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर ही जो है शुरू हो गया काम उसका। ऐसा नहीं कि सेगमेंट की फॉर्म में कि मतलब लैदा वो एक ही ग्रुप के अंदर जो है उसका एक ही बिल्डिंग के अंदर जो है जो सारा काम एक्सिलेटरी सिस्टम का जो काम था वो सारा एक ही ग्रुप के अंदर होना शुरू कर गया हो गया। अब इसके अंदर एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो सेगमेंट जो अरेंज्ड है। अब दूसरा क्या है कि किडनी के अंदर न्यूमरस जो है ना ट्यूब्यूल्स आ गए, बहुत ज्यादा ट्यूब्यूल्स हो गए। आगे नॉट सेगमेंटली अरेंज जो ये कॉन्ट्रास्टिंग डेवलपमेंट में है ना जो इसके बरक्स काम हो गया। एवोल्यूशन जब आ गई जो उसने जब कदम जमाए तो ये सारा काम होना शुरू हो गया उस वक्त। ठीक है, एक्सिलेटरी जो स्ट्रक्चर बेहतर से बेहतर हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया एक्सेलेरेशन इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ना एक्सेलेरेशन इन ह्यूमंस की, उसका जो एक्सेलेटरी स्ट्रक्चर है
वो कैसा है, उसको डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। कहता है कि कंसीडरिंग केमिकल इज द बेसिस ऑफ लाइफ। कहता है लाइफ किस पे डिपेंड है, केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड है। आगे कहता है सस्टेबिलिटी। सस्टेबिलिटी कहते हैं मेंटेन को करना, किस चीज को ना मेंटेन करना, बैलेंस करना। तो मेटाबॉलिक पाथवे को बैलेंस करना, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको बैलेंस करना। कहता है कि केमिकल रिएक्शन के बगैर जो जिंदगी है वो गुजारना मुमकिन है, ठीक है। और एक यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेटाबॉलिक वेस्ट। और उसको आप कैसे लिखेंगे कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के जरिए जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको कहता है मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो आपकी बुक वालों ने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स दिए गए हैं वो क्या क्या है। पहला जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है अमाइनो एसिड, जो जिसको जब वो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन करता है तो उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, यूरिया। कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि जो जब केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूजफुल प्रोडक्ट्स ही वो बने, वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो वो डिस्कस वही हम कर रहे हैं कि वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है। दूसरा है न्यूक्लिक एसिड, यूजफुल प्रोडक्ट है। तो इसके जब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है तो उसके जरिए से क्या जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो है यूरिक एसिड। उसके बाद मसल कीराटाइन। कीराटाइन क्या है कि जो एडीपी को कन्वर्ट करता है एटीपी में, ये यूजफुल प्रोडक्ट है। इसके जरिए से क्या जो वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, कीराटिनाइन, ठीक है, कीराटिनाइन, ठीक है, बनता है। आगे ब्रेक डाउन ऑफ हेमोग्लोबिन, कि हेमोग्लोबिन की जब ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, जब वो टूटता है तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है तो उसके जरिए से जो वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, बिलिरुबिन। ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है बहुत हार्मफुल होते हैं, खतरनाक होते हैं बॉडी के लिए। इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ताकि जो बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल जो बॉडी है वो उसको बेहतर किया जाए, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, ठीक है। तो कहता है कि इनको बॉडी से जो है ना रिमूव करना, एक्सक्रीट करना जरूरी होता है। दे शुड बी एक्सक्रीट। कहते तो आप ये कह सकते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना उनको बॉडी से निकालने का जो काम है ना वो एक्सक्रीशन का है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा जो टॉपिक, एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स और एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस का आज का हमारा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। इतना ही है। इसमें अक्सर एमसीक्यूज के हवाले से ये आते हैं जो टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। आप इसके नीचे जो केमिकल रिएक्शन जो वेस्ट प्रोडक्ट दिए गए हैं उनका भी ये शॉर्ट क्वेश्चन के बनता है, ठीक है, वो भी देख लिएगा। इनको सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लिएगा। ये एमसीक्यूज के हवाले से क्या अमाइनो एसिड के जरिए जो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है उसके जरिए कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो आपने नीचे टिक लगा देना यूरिया। इसी तरह जो बाकी है वो भी इसी तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। सो गाइस आज का हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। होप सो कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई हो। कल हम लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे और यूरिया साइकिल के, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड पुश द बेल आइकन फॉर मोर अपलोड वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।